नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी। स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का क्लास में। आपका मेंस का ये क्लासरूम प्रोग्राम है, ठीक है। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो इस चीज़ को देख लेंगे कि ये अपना ऑनलाइन बैच है, ठीक है। और ये डेमो लेक्चर है, आप ऐप पे आके सभी सब्जेक्ट्स के जो डेमो लेक्चर है वो देख सकते हैं। मेरा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट इसके अंदर जो है हिस्ट्री रखा गया है। और अपन हिस्ट्री में सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट को किस तरह से कंप्लीट करते हैं। मेंस परीक्षा में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, ठीक है। पेपर 1 के अंदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों रखा हुआ है। अगर पेपर 1 अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, इट मीन्स आप ये मान के चलिए कि आपका लगभग 35% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेंदी जो है पेपर 1 और पेपर 2 है, ठीक है। अब बाकी चीज़ें बाकी पेपरों पे जो डिस्कस है वो जो मेंस की चर्चा मेरी सैटरडे की क्लास में रहेगी, उसमें अपन देखेंगे। इस बैच में आपका जो लेक्चर प्लान रहेगा वो ऐसा रहेगा, 5 डे लेक्चर प्लान है आपका, मंडे टू फ्राइडे रिकॉर्डेड वीडियो के साथ। सैटरडे को लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम है मेरे साथ और भी जो फैकल्टी रहेगी उनके साथ। और संडे को जिन लोगों ने अगर टेस्ट सीरीज के साथ इसको परचेज किया है तो उस तरह की टेस्ट सीरीज, और जिन लोगों ने केवल ऑनलाइन क्लास ली तो जो क्लास टेस्ट होता है उसकी तरह से आपका प्रोग्राम ये आगे रन होगा, ठीक है। अब अपन जो हिस्ट्री में अगर चर्चा करें तो मेंस में सबसे पहली चीज़ ये है कि आंसर लिखते कैसे ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे 20 वर्ड्स आ गया तो 20 वर्ड्स जो है उसमें अपने को, चूँकि पहले तो क्या होता था 3 लाइन आती थी, अभी 2 लाइन कर दिया है। तो 2 लाइन में क्या स्पेसिफाइड कंटेंट देना है, अपनी भाषा शैली क्या रखना है, स्पीड को कैसे मेंटेन करना है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो उस कंटेंट को कैसे आत्मसात करते, मेंस में कैसे याद करते, ये भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ तो आप ये हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि मेंस में हमेशा सुना हुआ काम आता है। ये मेरा रूल नंबर 1 रहता है मेंस के अंदर कि हमेशा सुना हुआ काम आता है। दूसरा, कोई भी नोट्स मेंस के लिए परफेक्ट नहीं हो सकते जब तक कि वो आपके द्वारा अपनी कॉपी में नहीं बनाए गए हो, ठीक है। तीसरी चीज़ कि अगर आप मेंस को सीखना शुरू कर रहे हैं तो आपको स्टेप बाय आंसर राइटिंग लिखना भी सीखना जरूरी है, ठीक है। एक बेसिक फॉर्मेट जो बच्चा यूट्यूब पे किसी भी वीडियोस को फॉलो करता है, किसी भी विद्वान के वीडियोस फॉलो करता है, तो डेफिनेटली वो मेंस के आंसर का लिखने का एक बेसिक फॉर्मेट जरूर सीख जाता है। लेकिन मेंस में यदि आपको 850 उससे प्लस अंक लेके आने हैं तो हर सब्जेक्ट के हर क्वेश्चन का एक स्पेशल पैटर्न आपको सीखना पड़ेगा। जब ये स्पेशलिटी आप अपने अंदर लेके आ जाते हैं तो डेफिनेटली आप डिप्टी कलेक्टर के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो अपन इस क्लास में मेंस के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमेशा मेरा जो भी हिस्ट्री वाला लेक्चर रहेगा उसमें शुरू से 5 मिनट पहले मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग के बारे में इंस्ट्रक्शन जो है वो देता हुआ चलूँगा। नए जो भी रूल है कि मेंस में किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, अपन अब इसमें लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। जैसे नॉर्मली ये इन्फॉर्मेटिव स्टार्ट है कि भाई जो हिस्ट्री है इसमें जो यूनिट 1 है उसमें सबसे पहला अपना एंशिएंट हिस्ट्री है। तो वहाँ पे ये लिखा हुआ कि भाई एंशिएंट हिस्ट्री 10वीं शताब्दी तक का आपको पढ़ना है। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले अपन हिस्ट्री से बात करें कि मानव सभ्य कैसे बना। तो डेफिनेटली ऐसा स्ट्रक्चर रहा हुआ कि जब मानव ने क्या है कि परिवार बनाया, परिवार बना के क्या है कि एक छोटे से कबीले का निर्माण किया, कबीले का निर्माण करके उसने स्थायी निवास की भूमिका अपनाई, ठीक है। और यहाँ से वह एक सभ्य समाज के रूप में आगे बढ़ने लगा, ठीक है। और ये इतिहास की धरोहर के रूप में आता है। अगर इतिहास जो है उसके अध्ययन को अपन देखें तो प्रामाणिकता के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है। सबसे पहला इसमें पार्ट आता है आपका प्री हिस्ट्री, जिसे अपन क्या कहते हैं, आप ये मान सकते हैं कि प्राक ऐतिहासिक। फिर दूसरा जो रखा गया आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्ट्री, और लास्ट जो है वो है हिस्ट्री या इतिहास। अब जो ऐतिहासिक या प्राक इतिहास है, तो जो प्राक ऐतिहासिक या प्री हिस्ट्री का तात्पर्य आपका ये है कि ऐसा इतिहास में हुआ घटना या भूत का विगत की ऐसी घटना जो घटित तो हुई है किंतु उनके लिखित प्रमाण उपस्थित नहीं है, ये प्राक इतिहास का भाग है, ठीक है। फिर आद्य ऐतिहासिक, जैसे पाषाण काल की अपन बात करें तो पाषाण काल के कोई भी इंस्क्रिप्शन या अभिलेख लिखे हुए हमारे पास नहीं है। फिर अपन बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक, तो इस काल में मानव ने लिखना सीख लिया था, लिपि का विकास हो गया था, वह अपनी भावनाओं को लिखकर व्यक्त करता था, किंतु लिपि ज्ञान के अभाव में हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं, उनके अभिलेखों को अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। तो इतिहास के इस कालखंड को आद्य ऐतिहासिक युग के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता जो है इसी कालखंड में आती है।
इतिहास ऐसा भूत या विगत जिसके पुष्ट लिखित प्रमाण हैं और इन घटनाओं का जो है महत्वपूर्ण स्थान है या महत्व रखती है, तो ऐसे घटनाक्रम को अपन इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ से अपन प्रागैतिहासिक काल है उसमें थोड़ा सा देखना शुरू करेंगे। सबसे अपन पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य का अभाव, लिपि का आविष्कार नहीं। एग्जाम्पल में अपन ले सकते हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर अपन लोग देखते हैं ऐसा विगत जिसके लिखित साक्ष्य तो हैं पर लिपि अज्ञान के कारण हमें उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे सिंधु सभ्यता आप लोगों की। नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे की स्लाइड में, आपको बिल्कुल टाइम सेविंग पढ़ाऊंगा कि जितना आवश्यक है उतना ही, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। रॉबर्ट बुशफ्रूट, अब यहाँ पे हम लोगों ने इतिहास के स्थान पे सीधा रॉबर्ट बुशफ्रूट को लिया। ये आपका पहला 20 वर्ड्स है। मैं इसका आगाज इसी क्वेश्चन से अपन करते हैं कि जैसे मान लो 20 वर्ड्स में आपका क्वेश्चन है क्या रॉबर्ट बुशफ्रूट, तो यहाँ पे पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये कौन है। ग्रेट हिस्टोरियन है, प्रसिद्ध इतिहासकार है, पुरातत्ववेदा है, आर्कियोलॉजिस्ट है। सर्वप्रथम पाषाण काल का कालक्रम विभाजन किया, मतलब जो रॉबर्ट बुशफ्रूट है उन्होंने पाषाण काल का कालक्रम विभाजित किया पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण में। लेकिन इन्होंने 2 कालों में इसे विभक्त किया था, बाद में आधुनिक विभाजन में इसे 3 खंडों में विभक्त कर दिया गया। ठीक है, अब मेंस में जब 20 वर्ड्स में आंसर अपने को ये लिखना है तो पहली इंपॉर्टेंट लाइन इनके बारे में ये हो गई, प्रसिद्ध इतिहासकार एवं पुरातत्ववेदा जिन्होंने सर्वप्रथम पाषाण काल का कालक्रम विभाजन 2 भागों में किया। ये 2 लाइन में आपका आंसर वहाँ कंप्लीट हो जाएगा और डेफिनेटली आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं पुरापाषाण काल। इसका कालखंड अलग जगह अलग अलग मिलता है, लेकिन लगभग आज से जब से मानव ने थोड़ा सा भी अपना समाजवाद शुरू किया होगा, परिवारवाद शुरू किया होगा, तो 5 लाख साल से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का जो काल है उसको अपन पुरापाषाण काल में रखते हैं। मानव औजार व हथियार के रूप में पत्थरों का प्रयोग करता था, पाषाण का प्रयोग करता था। इनकी निर्भरता शिकार पर थी, इनमें लिपि का अभाव था, अपरिपक्व सामाजिक स्वरूप था, मतलब ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड सोशल स्ट्रक्चर या सामाजिक स्वरूप इनका निर्मित नहीं हुआ था। इसके उदाहरण अपने को देखने को मिलते हैं तो पलावरम, मद्रास, नर्मदा घाटी, महेश्वर, ये इनके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, पाषाण काल में सामाजिक जीवन। ठीक है, अब अपन देखते हैं पाषाण काल का सामाजिक जीवन कैसा था। ये जो आपको दिख रहे हैं इनके बारे में भी बताऊंगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है पाषाण काल में सामाजिक जीवन। अब यहाँ पे मेंस का क्रक्स सीखने वाली बात है। एग्जाम में आपका आ गया पाषाण काल का सामाजिक जीवन, सिंधु काल का सामाजिक जीवन, क्वेश्चन आ गया गुप्तकालीन सामाजिक जीवन, या ब्रिटिश हुकूमत के समय आधुनिक भारत का सामाजिक जीवन, या आप मान लीजिए कि भाई गुप्त डायनेस्टी के समय अपना सामाजिक जीवन। तो सोशल स्ट्रक्चर से तात्पर्य क्या है, पहले ये कीवर्ड्स जानना जरूरी है। सोशल स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि समाज की स्थिति क्या थी। अब समाज की स्थिति का आकलन किससे किया जाता है, शिक्षा कैसी थी, स्वास्थ्य कैसा था, भोजन कैसा था। ठीक है, इन चीज़ों से व्यक्ति के जो आभूषण है वो क्या थे, मनोरंजन के साधन क्या थे, धर्मपरायणता उनकी किस प्रकार की थी, जो समाज के मुख्य हिस्से हैं, पारिवारिक इकाई किस प्रकार की थी, परिवार समाज जो है वो किस वर्गों में विभक्त था, वर्गवाद था, वर्णवाद था, ठीक है, जातिवाद था। ठीक है, अगर वहाँ पे वर्ग थे तो किस प्रकार के वर्ग थे, अगर वर्ण थे तो वर्ण किस प्रकार के थे, जातियाँ किस आधार पर डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। तो ये क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पाषाण काल पे सिंपली अपन ने इसको डिस्क्राइब कर लिया। कभी आ जाता है कि पाषाण काल में सामाजिक जीवन पर टिप्पणी लिखिए, तो ये 5 मार्कर में आपका क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे हमारे आंसर ये रहेंगे मानव के औजार। इस काल में मानव के औजार पाषाण के बने होते थे। रहन सहन व निवास, सामान्यतः पेड़ों व गुफाओं में निवास के प्रमाण। खान पान, सामान्यतः ये कच्चा मांस का ही प्रयोग करते थे। आविष्कार, इस काल में मुख्य रूप से आग का आविष्कार हुआ। ठीक है, फिर मृत्यु संस्कार, ये मृतक संस्कार है, तय अधूरा रह गया। मृतक संस्कार विशेष रूप से कोई प्रमाण नहीं, लेकिन जलाने के अधिक अवशेष मिलते हैं, दफनाने के भी। कला का विकास, इस काल में मानव ने गुफा चित्र बनाने के रूप में, गुफा चित्रों के रूप में इनके कलात्मक जो प्रमाण है वो हमें प्राप्त होते हैं। सामुदायिक जीवन का कोई विशिष्ट विकास नहीं हुआ था। ठीक है, ये जो आपको हथियार दिख रहे हैं नुकीले, ये माइक्रोलिथ वेपन्स हैं। मतलब मध्य पाषाण काल के समय जब मानव ने बड़े पत्थरों के स्थान पर नुकीले पत्थरों का उपयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ऐसे छोटे तीखे नुकीले हथियार व औजारों को क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो ये उसी के एग्जाम्पल है, ये भी उसी का, ये भी लगभग उसी का, और ये बड़े व गोल पत्थरों का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन लोग।
अब आ जाता है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का लगभग सही कालक्रम माना जाता है 5000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के समय का। कहीं कहीं 6000 ईसा पूर्व भी मिलता है, तो आप उसके फेर में नहीं आए कि सर हमने उस बुक में ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। आइडियोलॉजिकल चलना आप लोगों को। इस काल की सबसे बड़ी घटना क्या है? छोटे व नुकीले पत्थर से बने औजारों का प्रयोग हुआ, ठीक है, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। आदमगढ़, गंगा नदी क्षेत्र, नर्मदा घाटी, ठीक है, ये इनका मुख्य है। इससे ज़्यादा इसमें आएगा भी नहीं एग्जाम में। अब आ जाता नवपाषाण काल, जहाँ से मानव ने अपनी सही विकास यात्रा प्रारंभ की, लगभग आज से 5000-6000 साल पहले, ठीक है। पहिए का आविष्कार इस काल की देन माना जाता है। पहिए का आविष्कार हुआ तो उससे कुंभकारी कला, बर्तन बनाने की कला का भी विकास हुआ। सामाजिक संरचना इस समय सुदृढ़ हुई, परिवार, समाज जैसी व कबीले जैसी इकाई यहाँ पे सुदृढ़ होने लगी। कृषि का आधुनिक स्वरूप भी नवपाषाण काल में आया। अब 5 मार्क में आपका क्वेश्चन आ गया, तो 5 मार्कर में अपनी 8 लाइन होती है, ठीक है। 8 लाइन में हो सकता है एक सिंगल लाइन का इंट्रो आप दे सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष तो मुझे लगता है कि 5 मार्कर में संभव ही नहीं कि अपन लिख पाएं, क्योंकि 8 लाइन में आप कंटेंट देंगे या इंट्रो निष्कर्ष में कर देंगे। तो नवपाषाण काल में आपने बता दिया कि भाई नवपाषाण काल मानव जीवन का वह कालखंड जिसमें उसने सभ्य जीवन का प्रारंभ किया। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं, ठीक है। पहिए का आविष्कार, ठीक है, इस काल के मानव ने पहिए का आविष्कार किया, जिससे कुंभकारी कला व बर्तन बनाने की कला आगे बढ़ी। सामाजिक संरचना सुदृढ़ हुई। आधुनिक कृषि जो है उसका स्वरूप नवपाषाण काल में आया। तो इस प्रकार से इनकी विस्तृतता को अपन ने बता दिया। एग्जाम्पल भी देते गए कि नवपाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल बुर्ज होम कश्मीर, ठीक है। और इस काल में क्या होता था? नुकीले हथियार होते थे। हथियारों के साथ मुट्ठा जो रहता है वो पकड़ने का वो भी लगाया जाता था, कुठार जिसको बोलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट अपन आते हैं नवपाषाण काल की देन। जैसे एक क्वेश्चन आपका आ गया, मान लो 5 मार्कर या 11 मार्कर में। अगर 5 मार्कर में आ जाता है तो डायरेक्ट यही लिखना है अपन लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा एलिब्रेट करके। और 11 मार्कर में आता है तो फिर अपन इंट्रो भी देंगे, ठीक है, इनको भी लिखेंगे, इनको एलिब्रेट भी करेंगे और लास्ट में निष्कर्ष भी हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले नवपाषाण काल के दिन कृषि एक क्रांति के रूप में नवपाषाण कालीन मानव ने कृषि को आधुनिक रूप से करना सीख लिया। वह हल की जुताई करना सीख गया और नदियों के किनारे वाले मैदानी प्रदेशों में उसने कृषि करना प्रारंभ किया। व्यवस्थित सामाजिक जीवन चक्र, जिस प्रकार से आज हम परिवार में हैं, समाज के हिस्से हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं, तो समाज के प्रारंभिक नियमों का जीवन इसी समय प्रारंभ हुआ, ठीक है। परिवार जैसी व्यवस्था इसी काल में आई। पहिए का आविष्कार इस काल की महत्वपूर्ण देन माना जाता है। वस्त्र निर्माण कला भी इस समय नवपाषाण काल में सीख ली थी। मध्य पाषाण और पुरा पाषाण में चमड़े को ऐसे लपेट लिया जाता था, लेकिन इस काल में कुछ मात्रा में वस्त्र निर्माण की कला इन्होंने सीख ली थी, ठीक है। कुंभकारी कला, बर्तन बनाने की कला देख चुके हैं। पशुपालन, इस काल में मानव ये जान चुका था कि उसके लिए कौन कौन से उपयोगी जानवर हैं। इसमें सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पाला, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जो दुधारू पशु है उनको भी उसने पालना सीख लिया था, उनका उपयोग सीख लिया था। प्रकृति उपासक धर्मोदय, मतलब नवपाषाण काल में पहली बार धर्म जैसी अवधारणा प्रकृति उपासना के संदर्भ में आती है। नवपाषाण कालीन मानव ने नदी को, चूंकि वहां से उसे जल मिलता था, सूर्य जहाँ से उसे ऊष्मा मिलती थी, ऊर्जा मिलती थी, प्रकाश मिलता था, तो ऐसे प्रकृति की उपासना, या बारिश होती थी, तो ऐसे प्रकृति की उपासना के संदर्भ में प्रारंभिक धर्मोदय को माना जाता है। नुकीले व सुंदरता युक्त पाषाण औजार, मतलब अब ये औजार नुकीले तो थे ही थे, अब इन पे ये डिजाइनिंग भी करते थे, इनको स्मूथ भी करते थे, ठीक है, तीखापन भी रखते थे। अब इनमें स्मूथनेस है, आप आराम से पकड़ के इनका उपयोग कर सकते हैं। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु तांबा मानी जाती है। मानव द्वारा बनाया गया पहला हथियार जो है आपका कुल्हाड़ी माना जाता है। अब अगला टॉपिक अपना जो है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे 20 वर्ड्स आया वो तो डायरेक्टली हो गया। 5 मार्कर जो आया उसमें भी स्कोर खींचने का एक विशिष्ट तरीका होता है। 11 मार्कर में भी क्या होता है, एक विशिष्ट तरीका होता है। तो आप मेरे हिस्ट्री के लेक्चर प्लान में हर टॉपिक के अंदर 4-5 ऐसे कोट लेंगे, 4-5 ऐसे कथन रहेंगे जिनको आपको बिल्कुल फिक्स तरीके से ध्यान में रखना है। और उस टॉपिक से अगर आपका 5 मार्कर या 11 मार्कर आ जाता है तो आपको उस कोट से अपने आंसर की शुरुआत करनी है, ठीक है। जैसे इस टॉपिक की शुरुआत मैंने इस प्रकार से की है कि यह महान सभ्यता मध्य पूर्व की ऋणी नहीं है, इनका नगर नियोजन आज भी अचंभित कर देने वाला है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी अपने कालखंड में, अपने इतिहास के समय में किसी भी अन्य सभ्यता की ऋणी नहीं थी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं सीखा, उनका जो भी सीखा हुआ था खुद से सीखा हुआ था, खुद के अभ्यासों से,
ठीक है। इनका जो अर्बन या टाउन प्लानिंग थी, नगर नियोजन, वो आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल सकता है कि आज के 5000 साल पहले मानो इतना आधुनिक कैसे हो सकता है। जॉन मार्शल, अब यहाँ से एक 20 वर्ड्स क्वेश्चन आ गया, जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल के बारे में पहली चीज अपने को क्या ध्यान रखनी है, महान इतिहासकार एवं पुरातत्ववेदा, अब ये एक कॉमन फैक्टर हो गया। दूसरी चीज, सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय, साथ ही इस सभ्यता को इन्होंने सिंधु सभ्यता नाम भी दिया। ये 3 बातें इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। इतिहासकार एवं पुरातत्ववेदा, जिनके निर्देशन में 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज हुई, आपने इस सभ्यता का सिंधु सभ्यता नाम रखा या दिया। तो यहाँ पे ये 3 मार्कर जो है आपका पूरा कंप्लीट है। मैंने नोट से इसी तरीके से दिए हैं, 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर आपका बनता हुआ चले। राय बहादुर दयाराम साहनी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, तो सिंधु सभ्यता के खोज करता व प्रथम उत्खनन करता पुरातत्वविद, ठीक है, 1921 में प्रथम सिंधु स्थल हड़प्पा की खोज किया, उत्खनन का कार्य किया। मतलब यहाँ पे राय बहादुर दयाराम साहनी है, उनकी 3 चीजें कि भाई सिंधु सभ्यता के प्रथम उत्खनन करता 1921, हड़प्पा का उत्खनन आपके नेतृत्व में हुआ। बस ये इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट आए तो आप चैट बॉक्स में डाउट सेक्शन में जाके वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप लोगों को ऐड किया हुआ है। आप पेड ऑनलाइन कोर्स के हिस्से हैं, आपको सर्विसेज देना हमारी कंपल्सेशन है। ये आप देखिए, ये उनके नगर का स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है, ये पूरा नगर स्ट्रक्चर है। उस नगर स्ट्रक्चर में भी आप ये देखेंगे तो ये क्या होगा, इनके जल भंडार का जो हिस्सा है, जो आप विशाल स्नानागार देखते हैं, वो वाला पार्ट मोहनजोदड़ो वाला। अगला क्वेश्चन आया जैसे आपके पास राखलदास बनर्जी, तो राखलदास बनर्जी कौन है साहब, 1922 मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता। बाकी कॉमन फैक्टर क्या हो गया इनके बारे में, राखलदास में प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्ववेदा, आपके निर्देशन में 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किया गया। सिंधु सभ्यता का विस्तार, अब ये क्वेश्चन अगर 20 वर्ष में आ जाता है तो यहाँ पे आप इसमें मैप ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन आया आपका सिंधु सभ्यता का विस्तार, अब दी तो 2 लाइन ही है अपन लोगों के पास, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, तो मैं अगर इसका आंसर लिखता तो किस तरह से लिखता, 2 लाइन वाले हिस्से में ये मैप बना लेता, ठीक है। इसका विस्तार इस तरीके से, ठीक है। यहां पे लिखता मैं सिंधु नदी तंत्र में भारत पाक क्षेत्र में, ठीक है। मैंने लाइन छोटी की है, वहां पे लाइन इससे लंबी आती है। दूसरा, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई, विस्तृत। अगर अब आपको लगता है कि आपकी लाइनें आधी आधी भरी है, जैसे ये इतना मैंने जो लिखा है ये कंटेंट वहाँ पे आधी आधी लाइन ही भरेगी आप लोगों की। एक लाइन में आप आराम से 11 शब्द 10 शब्द 11 शब्द लिख सकते हैं। अब वो सबका डिपेंड अलग अलग करता है। लगभग 13 लाख किलोमीटर में विस्तृत, ठीक है। तो ये अपना एक लगभग परफेक्ट आंसर हो गया। इससे ज़्यादा आप वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसने पूछा कि विस्तार, ठीक है। अब किसी को ये डेटा भी याद है कि उत्तर से पश्चिम इतना था, उत्तर से दक्षिण इतना था, पूर्व से पश्चिम इतना था, तो वो एक अलग चीज हो गई। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन में। मुख्य विस्तार सिंधु नदी तंत्र से लेकर गुजरात एवं मकरांतर तक ये त्रिभुजाकार रूप में फैली थी, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी, ठीक है। हड़प्पा, अब जैसे यहाँ से पर्टिकुलर प्लेस आ गया, जैसे वहाँ पे आपका क्या हो गया, 5 मार्कर जो है उसके अंदर, तो मैं आपसे ये बता रहा था कि हड़प्पा सभ्यता जो है इस पे अगर आप मान लीजिए आपका 5 अंक का प्रश्न आता है, 5 मार्कर आता है, 8 लाइन हमारे पास होती है। मैं आपको अगले जो लेक्चर रहेंगे उसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और जो आंसर्स हैं उनको भी इनमें ऐड करूंगा ताकि आप उन चीज़ों को भी अच्छे से कर पाएँ। अब जैसे मान लो इस पर 5 मार्कर आंसर आया तो उस पर एग्ज़ाम की कॉपी पे अपन कैसे करेंगे वो सबसे पहले सीखते हैं। यह आपकी एग्ज़ाम की कॉपी है, ठीक है। आधा पेज उसमें दिया होगा, इसमें आपकी ये लाइन्स होगी, जैसे भी 8 लाइन्स होगी एक तरह से ये मान लीजिए, और यहाँ आपका प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पर अपन कैसे करेंगे इस चीज़ को भी अपन सीखते हैं।
जैसे जैसे आया हड़प्पा, अब इस पे 5 मार्क का लिखना है, तो सबसे पहले मैं एक लाइन में इसका इंट्रो लिखूंगा। तो इंट्रो में क्या होगा, कंटेंट जो है 2 तरीके से डिपेंड करता है इंट्रो में। 5 मार्कर है, मतलब आपको डेटाबेस इंट्रो देना है, ठीक है। मतलब सिंपली उन्होंने क्वेश्चन ही अपने को दिया कि हड़प्पा, तो वहां पे कोटेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब पहले इंट्रो में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि वो है क्या। तो 1921 में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल जो रावी नदी के किनारे स्थित थे, ठीक है। जैसे ये एक पॉइंट हो गया आपका कि 1921 में उत्खनित प्रथम सैंधव साइट, पहला सैंधव स्थल जो रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी प्रमुख बातें या प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, ये वहाँ पे एक लाइन में पूरा आ जाएगा, नहीं तो 1.5 लाइन में आ जाएगा। अब 6 लाइन में आपने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अगर आप स्टार बनाते तो स्टार, कभी भी मेंस में 1, 2, 3, 4 नंबर नहीं लगाने चाहिए। साथ ही इसके आगे जो हाशिया रहता है, जहाँ पे आपके आंसर के बॉक्स बने रहते हैं ऐसे, इनमें भी नहीं लिखना चाहिए। सामान्य कॉपी पे अपन जो घर पे लिखते हैं उससे अधिक चौड़ा पेज वहाँ पे मुख्य परीक्षा में होता है। आपको यहाँ पे नंबर लगाने से क्या होता है, एग्जामिनर के दिमाग में एक चीज़ अलग चली जाती है, वो बाद में बताऊंगा अगले कभी वीडियो में। आपको सिंबल यूज करना है, यहाँ सिंबल में आपको जो 4 विशेषताएं लगती है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से कोई भी बात रिपीट करके आप यहाँ ना लिखें, ठीक है। अब देख लेते हैं इंडस वैली स्थिति, मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे। खोजकर्ता 1921 दयाराम साहनी, ठीक है। विशेष सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। अब चूंकि 5 मार्कर में लिखना है तो अपने को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे और देखनी पड़ेगी कि भाई अगर 20 वर्ड्स में आ गया तो अपन लिख देते हैं हड़प्पा को कि 1921 में खोजा गया प्रथम सैंधव स्थल। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, रावी नदी के किनारे। यहाँ से जो चीज़ मिली उसमें से किसी एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन अपन दे सकते हैं, उसमें से R37 सबसे बढ़िया है। 5 मार्कर में अपन हो सकते हैं तो अपन इसी तरीके से इसको मेंशन कर देंगे। प्राप्तियाँ, समानांतर चतुर्भुज आकार के 6 कोठार मिले हैं। R37 वहाँ पे एक कब्रिस्तान मिला है, सामूहिक कब्रिस्तान, उसको पुरातत्ववेदाओं ने, इतिहासकारों ने R37 नाम दिया है। टेराकोटा निर्मित वस्तुएं, टेराकोटा क्या होता है इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ कि टेराकोटा मिट्टी को इतने उच्च ताप पर इतने अधिक समय तक तपाया जाता था कि वो पत्थर से भी अधिक कठोर हो जाए। तो वहाँ की जो मुद्राएं होती थी, करेंसी होती थी सैंधव काल की, वो टेराकोटा से निर्मित होती है। इसे नॉर्मली सेल खड़ी भी कहा जाता है, टेराकोटा या सेल खड़ी। तो ये मुद्राएं भी अपने को यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ से अन्नागार भी मिले हैं। अब अन्नागार क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा, मतलब सिक्योरिटी फूड रखने का स्थान। जैसे हम लोग कोठे रखते हैं घर में, वो कोठार हो गए, लेकिन पूरे नगर के लिए अन्न कोठार, फूड को प्रिजर्व करना, गेहूं होगा, अनाज होगा, जो होगा, चावल होगा, जो भी होगा, उसको प्रिजर्व करने के लिए। बैलगाड़ी के भी प्रमाण यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन लोग। ये देखिए आप, ये जो है ये हड़प्पा नगर का जैसे प्रारंभिक भाग है। अब इसको भी आप एक बार समझिएगा, इससे नगर नियोजन इनका थोड़ा सा समझ में आ गया, चित्र आ गया। तो जैसे ये इनका क्या है, नाली वाला मार्ग है, जल निकास प्रणाली अपन पढ़ते हैं जो, ठीक है। अब ये जैसे मेन डोर जो है ये इनसाइड अंदर की तरफ से, ये नीचे से, इसमें इस चित्र को इस तरह से बताया गया था कि भाई आदमी चीज़ें समझ ले। ये जैसे सिक्योरिटी बिल्डिंग्स वाला जो आगे वाला पार्ट है वो है। अब जैसे मकान, जो सड़कें हैं वो ग्रिड पद्धति के ऊपर है, ठीक है, 90 डिग्री पर काट रही है। इधर की साइड मकान की विंडोज़ है, ठीक है। छत पे लोग काम कर रहे हैं, मतलब द्विमंजिला मकान इनके हुआ करते थे, ठीक है। आगे और कोई चित्र आएगा उसमें इसका एक्सप्लेनेशन मैं और अच्छे से दूंगा, ग्राफिकल आप लोगों को। फिर मोहनजोदाड़ो, जो मोहनजोदाड़ो है इसकी स्थिति क्या है, लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। खोजकर्ता राखलदास बनर्जी 1922। ये किस नदी के साथ है, सिंधु नदी। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जब यहाँ से खुदाई की जा रही थी, चूंकि ये सिंध रीजन में है, खुदाई की जा रही, तो यहाँ सबसे पहले क्या निकले थे, मृतक निकले थे, लाशें निकली थी, इसलिए इसको नाम दिया गया था मृतकों का टीला। मृतकों के टीले को सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो बोलते हैं, इसीलिए इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। अब 20 वर्ड्स में आ जाता तो इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे, 20 वर्ड्स में इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे अपन टॉपिक में है इसलिए वो लाइन नहीं लिखी, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे प्रमुख सैंधव सभ्यता स्थल, स्थिति लरकाना पाकिस्तान। कौन सी नदी के किनारे है ये, सिंधु नदी, तो सिंधु नदी के किनारे। खोजकर्ता राखलदास बनर्जी,
कोमा लगा के प्राप्ति, और जो एक आदि प्राप्ति आपको याद आ जाए। तो विशेष प्राप्ति यहाँ से क्या मिली? कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, पशुपति है उनकी मूर्तियाँ मिली है, विशाल अन्नागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, व्यवस्थित नगर नियोजन अर्बन प्लानिंग मिली, टाउन प्लानिंग, प्रत्येक घर में स्नानागार भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये मोहनजोदाड़ो का टीला, ठीक है, जहाँ से खुदाई की गई। ठीक है, ये इस तरह का पूरा ये सेंट्रल पार्ट है नगर का। फिर आगे स्थिति लोथल के बारे में बात करते हैं। तो लोथल क्या है कि तात्कालिक सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था। जैसे आज कांडला जो स्थिति हमारे लिए रखता है, भारत के लिए रखता है, सेम स्थिति लोथल की उस समय सिंधु वासियों के लिए थी। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लोथल का महत्वपूर्ण स्थान था। स्थिति ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। खोज करता है रंगनाथ राव 1955। ठीक है, और आज़ादी के बाद भारत में खोजा गया पहला स्थल भी है ये। ठीक है, चूंकि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो सारे सिंधु स्थल जो है वो पाकिस्तान में चले गए, तो भारत में भी इस चीज़ पे खोज किया जाना प्रारंभ हुआ और भारत में रंगनाथ राव के द्वारा सफलता प्राप्त हुई और सिंधु स्थल लोथल को खोजा गया। उसके बाद में तो बहुत सारे खोज लिए गए हैं, लगभग 200 सिटीज सिंधु जो सभ्यता उससे खोजी जा चुकी है। उसमें सबसे ज़्यादा नगर जो या सिंधु सभ्यता से रिलेटेड प्लेसेस मिले हैं वो गुजरात में मिले हैं। अब लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ? एक गोदीबाड़ा मिला है, कृत्रिम गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा मतलब डॉक यार्ड। डॉक यार्ड मीन्स जहाज खड़े करने की जगह। कृत्रिम का मतलब ये मानव निर्मित है, प्राकृतिक रूप से बना हुआ नहीं था। मानव को इतना अनुभव था, वो इतना जानते थे कि जहाज खड़े करने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने पर्टिकुलरली समुद्र के पानी को उस तरह से वहाँ पे उन्होंने व्यवस्थित किया। फिर घटड़ी के पाट, घटड़ी के पाट मतलब आप लोग अगर घर पे जो हैं आटा पीसने का जो पुराना हमारा रिवाज था, हमारी दादी नानी जो काम करती थी आटा पीसने के लिए, उसके पाट मिले हैं। चावल की भूसी प्राप्त हुई है। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना मिला है। युगल शवाधान के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। फिर भूकंप के प्रमाण भी लोथल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये यहाँ के बारे में। अब यहाँ पे 5 मार्कर आ गया, तो इतना कंटेंट सफिशिएंट है आपके लिए कि आपने इंट्रो दिया कि जैसे लोथल का 5 मार्कर अपन देख लेते हैं। लोथल का 5 मार्कर क्या रहेगा ये भी बनवा देता हूं मैं आप लोगों से, ताकि आप थोड़ा थोड़ा आंसर राइटिंग भी साथ का साथ सीखते हुए चलेंगे। जैसे ये लोथल आ गया 5 मार्कर में हमारे पास। सबसे पहले इंट्रो हो गया, तो चूंकि 5 मार्कर है इसमें इंट्रो बढ़िया लिया जा सकता है, कोटेशन के साथ लिया जा सकता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्व प्रमुख बंदरगाह नगर। ये जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा, आप चिंता मत कीजिएगा, राइटिंग सुंदर नहीं लिख रहे सर। ठीक है, स्पीड के कारण। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया? पहली लाइन, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित सिंधु स्थल। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपने लिखा है इसमें लोथल के बारे में, यहां से कृत्रिम गोदीबाड़ा। अब इसको आपने मीन्स में क्या किया? इन्वर्टेड कोमास किया और अंडरलाइन कर दिया। प्राप्त हुआ है। लोथल से भूकंप के प्रमाण, युगल शवाधान इत्यादि भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब जैसे अगला पॉइंट आप जब लिख रहे हैं और यहाँ पे आपके पास स्पेस खाली चल रही है, तो इस स्पेस में आप क्या करेंगे? एक छोटा सा आर्ट दिखाएंगे एग्जामिनर को ये बताने के लिए कि भी हाँ आप इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। और यहाँ पे आप क्या करेंगे? उसकी लोकेशन को वहाँ पे लोकेट करने का प्रयास करेंगे कि साहब लोथल यहाँ पे स्थित है। ये चीज़ इतना सा क्या करेगी कि आपके आंसर में क्या कर देगी? पेंटिंग का काम कर देगी। जैसे एक आंसर होता है ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, ये लिखा जा सकता है, डेफिनेटली आर्ट की जा सकती है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप मेंस लिखने जाते हैं तो वहाँ दिमाग ये काम बंद करना देना कि पेंटिंग क्या करनी है। लेकिन ये प्योर चीज़ है, मैप ड्राइंग देना प्योर चीज़ है, तो यहाँ पे मैप ड्राइंग दी जा सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ये लोथल के बारे में हो गया। कालीबंगा। ठीक है, यहाँ से जो लेक्चर है हम लोग कल शुरू करेंगे। धन्यवाद साथियों। और
आप लोग अगर YouTube पे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप हमारा पेड ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आप पूरा प्रोग्राम जो है वहाँ पे आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, GLCI इस ऐप को, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहाँ पे जाके आप स्टोर पे जाएंगे तो आपको हमारे कोर्सेज नज़र आ जाएंगे। अपनी सुविधा के अनुसार आपको कोर्स जो है वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही वहाँ पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है तो हमारा नंबर वहाँ पे दिया होगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके या कॉल करके भी बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।